स्वराज खबर लाइव में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी गोडसे तैयार है, पिस्तौल गोडसे साफ कर रहा है। यह गांधी की आखिरी रात होगी। गांधी कल हे राम कहकर के विदा हो जाएंगे। गांधी मारे गए। गांधी की देह पंच तत्व में विलीन हो गई और देह के साथ साथ गांधी के विचार भी पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके प्रतीक शेष हैं। चरखा सामने है, चश्मा सामने है, चप्पल सामने है, बापू की प्रार्थना सामने में है, बापू के राम सामने में है। बापू मर गए, मारे गए और बाबा साहब मर गए। बाबा साहब अपने ही आंसू पी रहे हैं। बाबा साहब की आवाज सुनी नहीं जा रही है। गांधी का हे राम हमारे कानों में गूंज रहा है, लेकिन बाबा साहब की आवाज आज अनसुनी है। बाबा साहब के नाम पर संविधान दिवस मनाए गए, रिपब्लिकन डे भी हमने मनाया, हमने झांकियां निकाली। इस झांकी में बाबा साहब के सवाल बाकी है। बाजारवाद और यथास्थितिवाद का जो नया गठजोड़ है, बहेलिया के जो नए नए जाल हैं, जो सत्ता के शिकारी जिस प्रकार से संत बन करके श्रमजीवी समाज की मेहनत और मेहनत की गाड़ी हुई कमाई को लूटने और अपमानित करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। खेल जारी है। बाबा साहब और बापू का भारत बेहाल है, बदहवास है। यह बेलगाम वैश्वीकरण के इस आंधी में भारत के श्रमणों, भारत के मेहनत कशों, भारत के दलित, वंचित और पिछड़ों के पांव टिके रहेंगे या ना रहेंगे। ये कौ बेल्ट में जीने को अभिशप्त होंगे या गोबर की दुनिया में ही लिपटे रहेंगे या गूगल की दुनिया की तरफ आएंगे। सवाल गहरे हैं। गांधी और बाबा साहब के बाद जो अनछुए सवाल है, जो छुए हुए सवाल है, वे सवाल किन समाधान तक पहुंचे। हमारी इस चौपाल पर इस विषय प्रवेश के बाद प्रख्यात अधिवक्ता MC प्रेमी जी और प्रोफेसर मनोज कुमार ये बाबा साहब की विरासत को संभालने की दावेदारी करते हैं। एक पेशे से अधिवक्ता है और एक पेशे से प्रोफेसर है। बाबा साहब की संतान वकील और प्रोफेसर बनने के बाद भी क्या उनके सारे सवाल समाधान तक पहुंच गए? हम इन्हीं दोनों व्यक्तियों से ये बात करेंगे। मनोज भाई और प्रेमी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो। बहुत स्वाभाविक रूप से बात करेंगे। मैंने भूमिका में सारी बात करने की कोशिश की। क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कल गांधी का जो है वो गांधी की पुण्यतिथि कल है और गांधी, बापू और बाबा साहब के बीच में जो इतिहास ने लड़ाइयां लगाई, जो आग लगाई कि बाबा साहब और बापू के बीच में बहुत खाई है, स्थापना और सिद्धांतों में बहुत अंतर है। आप बापू और बाबा साहब के बीच के द्वंद्व को, बीच के संघर्ष और सपनों को किस रूप में देखते हैं? बड़े गंभीर सवाल। मनोज जी, आप बताएं। सबसे पहले स्वराज खबर लाइव के दर्शकों को मेरा जय भीम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोनों जो महान पुरुष रहे हैं, उन दोनों का सपना यदि एक सार तत्व के रूप में कहा जाए तो एक ही था। उन दोनों ने कहा था कि अस्पृश्यता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इस शब्दों से यह क्लियर हो जाता है कि आपस में कोई खाई नहीं है। जहाँ तक इस देश के विकास की बात है, जो उन्होंने एक सपना देखा, स्वतंत्र भारत का सपना देखा, जो संविधान उन्होंने बनाया,
उनमें लोगों के सर्वांगीण विकास की बात उन्होंने की। बापू बहुत पूजनीय रहे और रहेंगे। बाबा साहब, उनको सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि वह संविधान के निर्माता रहे, जबकि इससे बहुत आगे भी हो रहे हैं जी। वो समाज के विचारक रहे हैं जी। समाज में एक जागरूकता फैलाने का एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो रहे हैं। बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की जनता उनको सिर्फ एक संविधान निर्माता के रूप में देखती और दलित नेता के रूप में है, देखते और दलित नेता के रूप में देखती राष्ट्र नायक अम्बेडकर नहीं बन पाए, वो दलित के नायक रह गए। है, दलित के नायक रह गए। जबकि उन्होंने भारतीय संविधान जब वो लिख रहे थे, तो जब मौलिक अधिकार की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की, तो समानता का अधिकार उन्होंने आर्टिकल 14 सब सेक्शन 5 में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये समानता का अधिकार ये सिग्निफाई करता है कि ना कोई जात होगी, ना कोई पात होगी, ना कोई भेद होगा, न भाव होगा, न लिंग के आधार पे बंटवारा किया जाएगा, न किसी धर्म के आधार पे बंटवारा किया जाएगा। किसी भी भेदमूलक विचार को बाबा साहब खारिज करना चाहते जी थे, और इसीलिए उन्होंने समानता का अधिकार। मनोज भाई, मैं इस सवाल को और आगे जानेंगे। बहुत ही बौद्धिक प्रश्न का बौद्धिक उत्तर दे रहे हैं। हमारे पास में अधिवक्ता प्रेमी हैं। प्रेमी साहब, बाबा साहब ने संविधान दिया। एक तो लड़ाई मनुवाद की थी। हजारों वर्षों से मनुस्मृतियों के आधार पर भारतीय सांस्कृतिक यात्रा जारी रही। हम मनु के दिए हुए नियम कानून को मानते रहे। तो मनुस्मृतियों के बाद 1947 के बाद जो हमारा गणतंत्र है, जो भारत का संविधान है, आपको क्या लगता है कि अगर बाबा साहब का संविधान ना आया होता और भारत के वही पुराने मूल्य जारी रहते, तो क्या वकील प्रेमी आज ये चमकदार रोशनी के बीच में यहाँ बैठे होते? बाबा साहब के उस अवदान को किस रूप में देखते? जो संविधान है भी, यह सरकार लगातार बदल रही है कि लोकपाल ला रही है और तमाम उसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है कि बाबा साहब, यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि बाबा साहब का संविधान निरर्थक और बेकार हो चुका है, इसको बदल डालो। आपको कहीं चिंता हो रही है कहीं कहीं बाबा साहब का जो किया हुआ काम है खत्म नहीं कर दे? विजेंद्र भाई, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। हम दलित स्वतंत्रता से पहले भी गुलाम थे और आज भी हम गुलाम हैं। हम आज भी शोषित हैं। हमारे बारे में आज भी सामंतवादी हमारे बारे में नहीं सोचते बिल्कुल भी। और बाबा साहब का संविधान वो अपनी अनुरूपता के हिसाब से लागू करते हैं। संविधान आज भी लागू नहीं। आज भी जाति धर्म के नाम पर भेदभाव होता है इस देश में। तो संविधान सक्षम नहीं है। इवन जुडिशरी में भी होता है। मैं कंटेम्प्ट की चिंता नहीं करता। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दलित जज रिटायर हुआ है, उसकी कुर्सी को गंगा जल से धोया जाता है। तो किस लेवल की बात करते हैं कि हम गुलाम नहीं रहे, हम आज भी गुलाम हैं। वही चलता है जो वो लोग चाहते हैं। हर एक चीज पे उनका कब्जा है। संसाधनों का बंटवारा अभी भी बराबर नहीं है। तो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है कि संविधान में ही वो ताकत नहीं है जो समता ला सके। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले सामंतवादी है सबके सब। जो कल को राजा हुआ करते थे वो आज के दायरे में एमपी हैं, एमएलए हैं। मतलब बाबा साहब के विधान की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने जो विधान दिया है वो बेकार है। व्यवस्था को ठीक से चलाने की जरूरत है, संविधान को ठीक से लागू करने की जरूरत है। उनका संविधान दिया हुआ बेकार नहीं है। बहुत अच्छा संविधान है। उन्होंने, उन्हीं के कारण आज हम आपके चैनल में बैठे हैं, दो शब्द बोल सकते हैं। बाबा साहेब ने हमें इतनी ताकत दी है। स्पेशली जो हमारे दलित भाई हैं, दलित में गंदा शब्द मानता हूं, फिर भी दलित कह लेते हैं, सब प्रचलन में ये सब हमारे लिए और दूसरी महिलाओं के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं, जिनको वो इतने हक देके गए। अंग्रेजों से पहले, मैं अंग्रेजों का बहुत शुक्रगुजार हूं
जो हमारे देश में आए, सुधार करके गए। उन्होंने मनुवादी मनुस्मृति को खत्म किया। अंग्रेजों के प्रति हमारा, स्पेशली दलितों का बहुत बड़ा, उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। तो आजादी की लड़ाई में दलितों की भूमिका अंग्रेजों के पक्ष में थी। आप अंग्रेजों के पक्ष में बाबा साहेब कहते थे मुझे आजादी नहीं चाहिए यदि मेरे भाई आजाद नहीं। आपको षड्यंत्र पता चल रहा? यस, बाबा साहेब को पता था कि आजाद कौन हो रहा है। 47 की आजादी झूठी थी, ऐसा राजा आजाद हो रहे हैं, सामंतवादी आजाद हो रहे हैं, दलित भाई आजाद नहीं हो रहे हैं। वो तो फिर भी गुलाम हैं, उस टाइम भी गुलाम थे, अब भी गुलाम। फर्क क्या पड़ गया उनके लिए, जब तक उनको बराबरी का हक ना मिले। और हक, दलित भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीना जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। एक वकील साहब कह रहे हैं भी कि अब एक तो वकालत करते हुए संविधान की बात भी कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परवाह ना करते हुए संविधान के भीतर जो अन्याय हो रहा है, जज के बैठने के बाद कुर्सियां धोई जा रही है, बेबाकी से अपनी बात करें। मनोज जी, आप ये बताइए कि जो दलित राजनीति हुई है देश में, वो गांधी को वह राजनीति गांधी को गाली देती गई और हरिजन शब्द पर गहरी आपत्ति व्यक्त की कि अगर दलित हरिजन हरि के जन हैं तो सवर्ण क्या शैतान के जन हैं। यह मायावती ने इस प्रकार की बातों को किया है। हम फिर बापू और बाबा साहब के बीच के संघर्षों को हम लोग जानना चाहते हैं। आपको यह लग रहा है कि जो व्यवस्था प्रतीक में चल रही है वह व्यवस्था छद्म है, जबकि रिजर्व बैंक से लेकर के आपके पास बहुत अनुभव है क्योंकि आप प्रबंधन के आप शिक्षक हैं, आप भारत के इस आर्थिक जो बदलाव हुए और ये पूस की रात भी गुजार रहे हैं हम लोग, ये कड़ाके की सर्द जिसमें पूस की रात में हल्कू की चर्चा प्रेमचंद ने की है और कफन में जो है घिसोर माधव की बात भी की है। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको 68वें गणतंत्र के बाद क्या लगता है कि बाबा साहब के सपने कितने साकार हुए हैं और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कौन गुनाहगार है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है विजेंद्र भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो सपना है उसको साकार करना पड़ेगा, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। सबों ने कोशिश किया है, कुछ हद तक कोशिश किया है, लेकिन रिपब्लिकन सेना एक कर्णधार के रूप में सामने आई है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है, तन मन सब चीज लगा रही है और जन जागरण को यह जागृत कर रही है कि उठो जागो, उनके सपनों को पूरा करो। जहाँ तक आपने विकास की बात किया कि क्या हुआ जब संविधान 68वां गणतंत्र हमने मनाया, बाबा साहब ने शुरू में ही कहा था कि यदि इस देश की विकास करनी है तो कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण भी होनी चाहिए। आज भी हमारे देश की 65 to 70% पॉपुलेशन कृषि पे निर्भर है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और जहां तक एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो 90% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वह माइक्रो इंडस्ट्री से होता है, बिल्कुल जो कृषि आधारित है। तो एक तरह से बाबा साहब का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। जी, बाबा साहब जब उन्होंने पीएचडी किया था इकोनॉमिक्स में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बाबा साहब को कोई अर्थशास्त्री के रूप में जानते भी नहीं, जबकि हैं। रिजर्व बैंक भी उन्हीं का दिया हो। जी। तो उन्होंने, उनका जो थेसिस था टाइटल द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बहुत ढेर सारे जो अभी की जो समकालीन अर्थव्यवस्था है या आर्थिक नीति है इसके बारे में बाबा साहब ने आज से 70 साल 80 साल पहले लिखा, 1921 की बात है। क्या बात। और उन्होंने कहा था कि आप जो बेस वैल्यू ऑफ मनी इंटरनेशनल लेवल में जो आप फिक्स कर रहे हो गोल्ड और सिल्वर के रूप में, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेटर ये होगा कि मनी स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कहा जी। और जब ये चीज पता चला हिल्टन रॉयल कमीशन को, तो उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कि आप आइए और जरा बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज हो सकती है, कैसे इकोनॉमिक संभावनाएं बढ़ेगी और किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।
अभी डिमोनेटाइजेशन की बात हुई है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और इकोनॉमी को स्ट्रीम लाइन में लाना है तो हर 10-20 साल के अंदर जो है रुपये में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, बहुत मनोज जी, बहुत गंभीर सवाल पर स्वयं जो है मतलब कि आपने मुझे आमंत्रित कर दिया। हाँ यह जो डिमोनेटाइजेशन है, हाँ यह जो 9 नवंबर के बाद 8 नवंबर को शायद डिमोनेटाइजेशन हुआ है। 8 नवंबर की पहले की दुनिया, 8 नवंबर के बाद की दुनिया एक लाइन खींच गया है। नहीं, 8 नवंबर के पहले का भारत, 8 नवंबर के बाद का भारत। 8 नवंबर के जो बाद का भारत है, आप कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में बाबा साहब ने पहले भी बात की थी। आपको लग रहा है कि मोदी जी धीरे धीरे बाबा साहब को जिंदा कर रहे हैं? क्या डिमोनेटाइजेशन से दलितों को फायदा मिलेगा या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार होगा? ये जो लगातार लोग चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत कश लोगों की रोटियां छीनी गई, उनकी क्रय क्षमता समाप्त हो गई, बाजार में टिके रहने की संभावना समाप्त हो गई, तो आप बाबा साहब को डिमोनेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन तो दलितों के खिलाफ में उसके परिणाम जा रहे हैं, तो आप कैसे बाबा साहब को जस्टिफाई करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने उस समय के लिए कहा था, न कि वर्तमान परिवेश में कहा था। यदि ये सिस्टम उस समय से चलते आते रहता तो आज किसी को एक अमीर नहीं होता और ये लगातार होते रहता तो क्योंकि उनका कहना था कि हर 10-20 साल के अंदर ये होते रहना चाहिए। मतलब जो भ्रष्टाचार फैला है वो बाबा साहब को नकारने के कारण से फैला है। अगर यह देश बाबा साहब को फॉलो किया रहता तो इस प्रकार से जितने गेट खुले हुए हैं, इंडिया गेट और कॉलगेट, ये क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो नए गेट खुल गए हैं भारत में, करप्शन के गेट, अगर बाबा साहब को फॉलो किया रहता तो इतने गेट नहीं खुलते। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि अब क्या करना है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं, मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक बार अब उन्होंने उसने भीम ऐप भी ले आया है। आप आज तक जो है आप केवल पार्क बनाते हैं, हाथी लगा देते हैं, आप कुछ से कुछ करते रहते हैं, आप लोग केवल गाली देते हैं पंडितों को, आपकी तो पूरी ऊर्जा जो है मनोवाद को कोसने में जाती है। लेकिन मोदी ने देखिए कितना बढ़िया काम किया है कि उसने भीम एप्लीकेशन ले आया। तो आप जय भीम तो मोदी कर रहे हैं, आप लोग तो नारा लगाते हुए नीतियां बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में? ये जो भीम ऐप के एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। नहीं, यदि आपने भीम एप्लीकेशन का नाम लिया है तो नाम भीम जरूर है, लेकिन वो एक्चुअल भीम नहीं है। आप उसके एब्रिविएशन देखें तो वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, मतलब कि नाम केवल, हाँ, वो फुल फॉर्म बना करके उन्होंने भीम कर दिया। अच्छा, भीम बना दिया। हाँ, भीम बना, जैसे भारत, भीम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं। एक बात मैं कर रहा हूँ कि अगर संघ परिवार का, इस देश के नए निजाम का अगर भीम प्रेम बढ़ा तो आप लोगों को भी राम प्रेम बढ़ना चाहिए। वो भीम जय भीम कर रहे हैं तो आप लोग भी जम के कह दीजिए जय श्री राम। तो ये राम और भीम का जो है, जो नया संबंध बन रहा है उसको, तो उसमें आप लोग क्यों पीछे रहे हैं? अलग अलग दुकानदारी क्यों कर रहे हैं कि रिपब्लिकन सेना बना रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी बना रहे हैं? आपके एक तो अठावले जी चले गए वहां, तो आप भी कहिए अपने अध्यक्ष को कि भैया आपको कहीं राज्यसभा में भेज देंगे, क्यों ये सब जो है पार्टी उटी चला रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहना चाहूंगा विजेंद्र भाई कि बाबा साहब ने समता की व्यवस्था देखना चाहते थे। उन्होंने समझौता करने का बीमारी नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समझौते करते हैं कि वो समता की बात करना चाहते थे, धर्म निरपेक्षता की बात करना चाहते थे, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहते थे। आज यदि जय राम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, तो यह किसी वर्ग की बात होगी, किसी एक धर्म प्रदाय की बात होगी। बाबा साहब ने इसकी चर्चा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सब धर्म बराबर है, हम सब आदमी मिलकर भारत के नागरिक हैं। लेकिन मनोज जी, वकील साहब, आप दोनों आदमी एक बात को छिपा रहे हैं। बाबा साहब ने उसको मुसलमानों की तरफ से भी ऑफर आया था, क्रिश्चियन की तरफ से ऑफर आया था, लेकिन भारत की मिट्टी में जन्मे बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने स्वीकार किया। आप समझिए, हिंदुत्व को जितना मजबूत बाबा साहब ने, कि बाबा साहब चाहते तो मुसलमान होकर के इस देश को और टुकड़ों में बांट सकते थे। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बाबा साहब ने जो भूमिका निभाई है, वह भूमिका बड़ी भूमिका है। एक बात में करो, बाबा साहब ने सब कुछ दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो जी। बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि जहां रेवड़ी देखो वहां समझौता कर लो, लार टपका लो। ये तमाम जो दलित नेता हैं, जिधर कुर्सी और चमक दिखती है बस वही करने लग जाते हैं। आपके अठावले भी वही किए,
कल आनंद राज भी कई राज्यसभा का मिल गया, तब आप क्या, आपका नेता ही अगर किडनैप हो जाएगा तो प्रेमी जी और मनोज जी यहाँ क्या करेंगे बैठ ये के? लोग अपने आप को बाबा साहेब का नाम सिर्फ यूज करते हैं, ये बाबा साहेब को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जिनके आप जिन तथाकथित उनके दलित पोता नेताओं मान के है। आपने नाम लिए, अच्छा। वो बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, जानते हैं केवल, वो सिर्फ उनका नाम यूज करते हैं, जानते भी नहीं है वो लोग, जानते बाबा होते साहेब तो जानते भी नहीं ये है। ऐसी बात ही नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो लोग बाबा साहेब का सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, फोटो यूज कर रहे हैं बाबा साहेब, बस दैट्स ऑल। अच्छा रिपब्लिकन सेना, आप तो जो सेना है तो या तो शिवसेना है या आप सेना है, ठीक है, सेना बना करके लड़ना किसके खिलाफ में, किसी जात के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं या मुद्दों के खिलाफ लड़ना चाहते अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए नाम सेना है हमारा। हम अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं और हक मांग के नहीं मिलते हैं। मैंने पहले बहुत बोला है कि हक और बहुत बड़े बड़े लोग छीनना पड़ेगा, हक छीना जाता है, लिया छीनने में जाता तो है। रक्तपात होता है, लोग मरते हैं, तो आप इस देश में आप गृह युद्ध की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? मैं बता दूं, बाबा साहेब ने रिजर्वेशन जो रखी थी उससे बाबा साहेब गृह युद्ध टाल गए थे, इस देश का आगे बंटवारा टाल गए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बन गए, लेकिन इसके आगे भी बंटवारा होता मतलब रिजर्वेशन नहीं करके, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो देश और टुकड़ों में बढ़ता। अच्छा, अब अगर समाप्त कर दिया देश यूनाइट हो जाएगा। अब तो कह रहा है कि रिजर्वेशन के कारण रुका हुआ है देश। अच्छा, नहीं तो बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन किस लिए? कि हमारे देश में जाति व्यवस्था है, किसी देश में जाति व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हमारे देश में जाति व्यवस्था है। और यदि जाति व्यवस्था है तो रिजर्वेशन चाहिए, पहले जातियां खत्म करो फिर रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी आप ही बताइए, आप पंडितों को, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को पानी पी पी करके कोसते हैं, हम ये करें आप अपने से निचले को, चमार महार से घृणा करता है, महार वाल्मीकि से करता है, वाल्मीकि उससे करता है, आपके धानु कुर्मी से करता है, वो उससे करता है, जादव में भी 30 जादव, पिछड़ों में भी 500 जातियां हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप अपने निचले 500 नहीं 6700 जातियां, जितनी जातियां होंगी 6700 जब जातियां। आप अपने प्रेमी जी अपने से निचली जाति के छुए हुए पानी को नहीं पिएगा तो हम क्यों आपके हाथ का पानी पिएंगे? जातिवाद, ये कारण सिर्फ जातिवाद। आप क्यों नहीं शुरू करते जातिवाद खत्म करने? आप रोटी बेटी का रिश्ता अपने दलित वंचितों में क्यों नहीं करना चाहिए? इतना क्यों सेगमेंट बना करके प्रजापति और ये कहार, ये महार, ये बनिया, ये तेली चमार आप बना कर रखे हुए, आप अपने लोगों के बीच में क्यों नहीं बैरियर को खत्म करना चाहते? रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करना चाहते? तो यही संदेश दे रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ, सिर्फ जाति से नहीं पहचाने जाए आप, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप है, दलित हैं आप, उससे पहचाने जाए, उसमें आपस में रिश्ता कीजिए। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए, देश में गृह युद्ध हो जाएगा। प्रेमी जी को और मनोज जी को इतना सुंदर जो है, अब सब पंडित जी जो है देश में, अब उनके पोथी नहीं बिक रहे हैं, उसके पुराण नहीं बिक रहे हैं, उनका जंतर मंत्र का दुकान बैठ गया, उनके स्वर्ग भी आजकल नहीं बिक रहे हैं, लेकिन आप लोग के ब्रांड है, आप लोग बहुत बिक रहे हैं। इतना गोरा नारा चेहरा तो आजकल देश के कथित मनोवादियों का भी नहीं है। आप रिजर्वेशन लेके क्या करेंगे? अब आप खाए पिया घाये हो गए तो अपने रिजर्वेशन आप दूसरे बिरादरी को दीजिए ना, आप लूट में क्यों शामिल है? बाबा साहेब का सिद्धांत था और जो महात्मा बुद्ध का भी सिद्धांत था, आप पैसा कमाते रहे, खाते रहे, वो सिद्धांत ये था कि जो कुछ भी हो रीजनिंग पे होना चाहिए। अच्छा, रीजन होना चाहिए, कोई भी डिसीजन हो, गवर्नमेंट का भी डिसीजन हो, रीजन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बहुत ही रीजन है। महात्मा बुद्ध ने यही कहा था कि विश्वास मत करो, अपने आप से चेक करो, उसको रीजनिंग पे देखो, उसको रीजनिंग पे चेक करो कि कोई बात ठीक है कि नहीं, मानो मत। अंधविश्वास पे वकील साहब समीक्षा के ही मतलब कि पक्ष में है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नो, आरक्षण की समीक्षा ये होनी चाहिए कि लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ अभी तक। अच्छा, आजादी के समय से अब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ है। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है और आज की तारीख में सिर्फ 12% ओबीसी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आपके पास डाटा है? डाटा है मेरे पास, 12% सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आईएएस धरने पे बैठने को तैयार है। क्यों बैठने को तैयार है? कि वो आईएएस बनने के बाद भी उसके साथ भेदभाव है। एक प्रेमी जी बहुत भेदभाव की बात करें, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा नहीं, समीक्षा उसके एक्सक्लूशन पर करना चाहिए कि आजादी के बाद जो रोस्टर सिस्टम है, जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और जो भी मतलब कि महादलित, दलित के सवाल हैं, अब तक जितनी सीटें आरक्षित थी वे उनके भरे गए कि नहीं भरे गए, और जो दलित पिछड़े आज नौकरी में जा रहे हैं वो आरक्षण के बल पर नहीं है बल्कि अपने पुरुषार्थ के बल पर है, अपनी ताकत के बल पर है। उसमें रिजर्वेशन की कोई भूमिका नहीं है। षड्यंत्र यह हो रहा है कि आपकी मेहनत पर जो आपको उपलब्धि मिल रही है उसको भी रिजर्वेशन के खाते में डाले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल
कि अभी पूरा जो दलित साहित्य है, दलित आंदोलन है, वो है रिएक्शनरी फेस लिए है, प्रतिक्रियावाद में। आप पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बहुत है, एक संवैधानिक पद है, बड़े पद पर। आप दूसरों को कोसने के बजाय आप अपने पार्टी का ब्लूप्रिंट आपके पास में क्यों नहीं है कि यह मेरी आर्थिक समझ है, यह मेरी राजनीतिक समझ है, यह सांस्कृतिक समझ है, यह मेरी वैश्विक समझ है, यह मेरा वैश्विक दर्शन होगा, यह मेरे सोशल फिलॉसफी होंगे, यह मेरे स्त्री पुरुष संबंध के सवाल होंगे, यह बालकों के सवाल होंगे, शिक्षा और धर्म के सवाल होंगे। आपकी भूमिका केवल प्रोटेस्टेंट की क्यों हो रही है? केवल प्रोटेस्टेंट करने के लिए पैदा हुए हैं कि आपको कोई प्रोग्राम देने के लिए भी आपके पास भूमिका है? नहीं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट के रूप में नहीं है, प्रोग्राम है आपके पास। हाँ, बिल्कुल प्रोग्राम। और प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि लोगों को पता भी चले, हम अपने प्रतिक्रिया दे सके कि देखो ये कर रहे हैं जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट का रूप दिखता है। अच्छा, लेकिन हमारे पास खुद का प्रोग्राम है, जब वो समय आएगा तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम है आपके पास? सोचते हैं समाज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सोचते हैं। मैं और कुछ कहना हाँ, चाहूँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी। मैं क्योंकि लीगल सेल का अध्यक्ष हूं दिल्ली प्रदेश का, और मेरी जिम्मेवारियां बनती हैं पार्टी के प्रति, हमने सबने मिलके एक प्रोग्राम बनाया है कि दिल्ली की जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां लीगल सेल स्थापित किए जाएं, और किसी भी दलित में उस इलाके में अत्याचार होता है तो हमारी लीगल सेल उसकी हेल्प के लिए पहुंचे। मतलब दलित के नाम पर आप एडवोकेसी चमका रहे हैं? नो नो नो, कोई सिर्फ उसके नाम पर कोई फाइल उलाता है क्या? कमाई होती है? कोई इस तरह का कोई हम करते हैं, कोई हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोगों को पता भी नहीं दलित है। उस पैसा नहीं लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने लीगल एड सेल स्थापित कर रखे हर कोर्ट में। प्रेमी जी नहीं बताएगा पैसा कितना दलितों से मिल रहा है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल सेल बना रखी है, लीगल एड सेल। फ्री लीगल एड मिलती है यदि दलित और महिला हो। अच्छा, फ्री लीगल एड है, और संविधान प्रदत्त है। ये भी लोगों को पता नहीं जी। ये पता नहीं है। हम तो दूसरा जो मैं अपनी बात कह रहा था, आपने बीच में अपनी कुछ थी कि हम लीगल सेल स्थापित कर रहे हैं दलितों के लिए स्पेशली, जो यदि किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तो के साथ होगा तो उसका फाइल नहीं छूते हैं? नहीं, क्यों नहीं छूएंगे? अच्छा, उनका भी छुएंगे यदि जो हमारी विचारधारा से शामिल है, अम्बेडकरवाद के साथ है। अच्छा, जो अम्बेडकर को माने उसके लिए आप उसके लिए हम सब कुछ करने को माने उसके रिजेक्ट कर बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खुल के कह रहे हैं इस बात को जी। दूसरा, किसी के साथ अत्याचार होता है तो हमारी लीगल सेल जाएगी और उस बंदे का, जैसे आप मेडिकल टर्म कहते हैं ना, फर्स्ट एड देगी वहां जाकर जी। हम ना इससे कोई पैसा लें। अच्छा, इस कारण क्या है कि उसका एक तो मॉरल हाई रहे, दूसरा जो स्वर्ण उस इलाके के हैं वो चौकन्ने हो जाएं कि दलित के साथ अत्याचार नहीं करना है। सवर्ण मतलब कि जो देखिए, जात होने में आप दलित हो गए तो आपकी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, आप इत्तेफाक से पैदा हो गए, माता पिता ने आपके नाम पर टाइटल दे दिया। तो झा, तिवारी, पांडे जो इत्तेफाक से पैदा हो गए तो उनकी क्या कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री तो ली नहीं है सवर्ण ने, या दलित में नहीं ली कोई कंट्रीब्यूशन। आप उनकी गलती क्या? नई पीढ़ी की, नई पीढ़ी जो पैदा हो गई उस परिवार में, उसकी कोई भूमिका यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री नहीं है। आपको प्रहार करना चाहिए उन मूल्यों के खिलाफ, उन संस्कारों के खिलाफ, उन भेदमूलक विचारों के खिलाफ। वो भेदमूलक विचार दलित के भीतर भी हो सकते हैं, सवर्णों के भीतर भी हो सकते हैं। आप लोगों को संघर्ष यह करना चाहिए, जो नवब्राह्मणवाद है, जो दलित भी फ्यूडल की तरह बिहेव कर रहे हैं, दलित भी राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपने गरीब लोगों को जूता के नीचे बैठाते हैं, आपको इसके खिलाफ में बोलना चाहिए। मायावती के जो सामंती चेहरे हैं उनके खिलाफ में भी बोलना चाहिए। अठावले के जो तथाकथित पॉलिटिकल इलमेनर्ड चेहरे हैं उनके खिलाफ में बोलना चाहिए। एक ईमानदार पहल होनी चाहिए। मैं अंतिम सवाल कहूंगा कि मतलब समय जो है वो खत्म हो रहा है मेरा। अंतिम सवाल मैं उपाध्यक्ष जी से मैं करता हूं। आ रहा है चुनाव, सीजन आ गया आपकी कमाई का। राजनेता का तो सीजन होता है चुनाव, 5 साल तक जो है खेती कर, और फिर जो है वो 5 साल के बाद उनका फसल तैयार होता है तो काटते हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ समझौता की योजना बनाई है कि किसके करीब जाएंगे? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, करीब जाएंगे नहीं है? नहीं, किसी से भीतर भीतर बात चल रही है? बिल्कुल नहीं। हम इतना वोट काटेंगे, इतना पैसा देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बस अपने बलबूते पे लड़ेंगे। अपना जो अम्बेडकर बाबा साहब का जो सपना है, कैंडिडेट मिलेगा आपको? हाँ, कैंडिडेट मिलेगा। अच्छा, खोजेंगे आप?
नहीं, बहुत से कैंडिडेट हैं भी। टिकट बेचेंगे भी? नहीं, टिकट नहीं बेचेंगे। टिकट बेचेंगे, अच्छा। टिकट नहीं बेचेंगे। कैंडिडेट को खोजेंगे नहीं, है कैंडिडेट आपके पास? कैंडिडेट है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति बहुत अच्छी जी, लगती सुनाया है। जाए जी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुप्त भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ संकल्प जान लो, प्रशस्त पुण्य पथ है वीर तुम बढ़े चलो। देखिए, अब जो है, एक तो वीर तुम बढ़े चलो, बाबा साहब की विरासत को संभालने की दावेदारी करने वाली पार्टी रिपब्लिकन सेना हिम्मत जुटा रही है, बढ़ने की ताकत जमा कर रही है, साहस बटोर रही है। समझौता किसी से नहीं करेगी, सिद्धांत की बात करेगी, और प्राथमिकता के तौर पर जहां हास्य की जिंदगी है, उस हास्य की जिंदगी की लड़ाई लड़ेगी। अवर्ण और सवर्ण के सवाल विचार के स्तर पर है, व्यवहार के स्तर पर है। वो दलित के भीतर भी जो व्यवहार और विचार के स्तर पर भेद मूलक चिंतन है और चेतना है और चरित्र है, इसके खिलाफ भी रिपब्लिकन सेना आगे आने वाले दिनों में विरोध करेगी। हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमने तीखे सवाल अधिवक्ता प्रेमी जी से की है, प्रोफेसर मनोज से की है। बहुत ही गंभीर सवाल, बहुत जानकार साथी हमारे हैं, प्रबुद्ध साथी हैं, प्रतिबद्ध साथी हैं। हम इनसे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज खबर लाइव को देखते रहिए। चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।